अन्योन्य प्रेरण क्या होता है तथा अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसे कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होती है और इसे पूरा चित्र सहित किस टाइप से कुंडली में आपका अन्योन्य प्रेरण कार्य करता है, सब कुछ बहुत ही आपका डीपली आसान तरीके से समझेंगे। ठीक है, एक चीज जान लो, रटना है तो आप कहीं से भी रट सकते हो, बुक से भी जाके रट सकते हो, लेकिन अगर समझना है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो पे पूरा आपको सिखाएंगे अन्योन्य प्रेरण की घटना क्या होती है, किस टाइप से घटना होती है और अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसे कहते हैं, इसको भी बहुत अच्छे से समझने वाले। ठीक है, पहले वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाए, लेकिन अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हो तो बहुत आसान तरीके से आपके एक एक डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप आसानी से इस पूरे टॉपिक को समझ जाओगे। ठीक है, तो इसलिए कह रहा है पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना, आखिरी तक देखोगे पूरा टॉपिक आपका जो अन्योन्य प्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण गुणांक है इसको आप आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू कर रहे हैं, लास्ट तक आपको देखना है और इसकी नोट्स अच्छे से बना लेना, आपको पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो देखो, बात करें 12th फिजिक्स का, जैसे कि हम लोग 6वां चैप्टर देख रहे थे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, उसी का ये टॉपिक है। इसके पहले हमने स्वप्रेरण के बारे में पढ़ लिया है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पढ़ ली है, फैराडे के नियम, लेंज का नियम, ये सबको पढ़ रखा है। आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन पे फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके आप क्या कर सकते हो, वहां पे आप इसके पहले के सारे वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग अन्योन्य प्रेरण की घटना, जिसे म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण की घटना क्या होती है, तो देखो सबसे पहले अन्योन्य प्रेरण को समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में। विद्युत चुंबकीय प्रेरण को थोड़ा सा समझ लेते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में क्या होता है, जब आपके पास मान लो कोई आपके पास क्या हो, कोई चुंबक हो या मान लो कोई परिपथ है, मान लो कोई भी परिपथ है, चुंबक को छोड़ो, मान लो कोई परिपथ है, परिपथ में आपकी क्या लगी हुई है, कुंडली। ठीक है, अगर आप उस परिपथ में क्या करते हो, धारा प्रवाहित करते हो, तो क्या होता है, जब आप धारा प्रवाहित करते हो तो कुंडली जो होती है या जो चुंबक वहां पे होता है उसमें क्या होता है, उसकी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का मतलब चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। जब ये परिवर्तन होता है तो वहां पे प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होते हैं और इस घटना को हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहते हैं। मतलब किसी परिपथ में जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहलाती है। ठीक है, उसी से रिलेटेड था स्वप्रेरण, अब उसी से रिलेटेड है अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, तो अन्योन्य प्रेरण को हम लोग समझते हैं। पहले जो चीज यहाँ पे लिखा उसे समझो, फिर हम आपको पूरा चित्र से अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, तो समझो, हमने लिखा हुआ है अन्योन्य प्रेरण पे कि यदि हम दो कुंडलियों को पास पास रखकर उनमें से एक में बैटरी के द्वारा वैद्युत धारा प्रवाहित करें तो दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ठीक है, और इसमें यह भी लिखा कि पहली कुंडली को प्राथमिक कुंडली तथा दूसरी कुंडली को द्वितीयक कुंडली भी बोला जाता है। मतलब इसमें दो कुंडली होती है, जब आप एक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हो तो दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और यह घटना अन्योन्य प्रेरण की घटना होती है। अब कैसे होती है पूरा आपको समझाते हैं। ठीक है, तो दो कुंडलियां हमें इसमें चाहिए होती है। तो सबसे पहले एक कुंडली हम इस टाइप से बना लेते हैं। कुंडली होती क्या पता है, कुंडली तार को इस टाइप से अनेक फेरों में लपेट के बनाया जाता है। ठीक है, ये हमारे पास एक कुंडली है। ठीक है, इसे हम क्या बोल देते हैं, प्राथमिक कुंडली। इसे पी से प्रदर्शित कर रहे हैं। प्राथमिक का मतलब पी, पी का मतलब प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब प्राथमिक। ये हमारे पास पहली कुंडली, जिसे प्राथमिक कुंडली बोल रहे हैं, प्राइमरी कुंडली। ठीक है, अब क्या करना होता है, पहली कुंडली में धारा प्रवाहित करनी होती है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक मान लो परिपथ बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले कुंजी लगा देते हैं। कुंजी का मतलब समझ रहे हो, कुंजी का कार्य ये होता है कि कुंजी क्या करती है, अगर आप यहाँ पे कुंजी को दबा देते हो तो धारा प्रवाहित होने लगती है और कुंजी खोल देते हो तो धारा प्रवाहित नहीं होती। ठीक है, ये चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक बैटरी जोड़ देंगे, बैटरी से ही तो धारा जाएगी, बैटरी जोड़ लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद एक चीज हम और जोड़ेंगे, धारा नियंत्रक को। धारा नियंत्रक इस टाइप से होता है, देखो इस टाइप से इसका चिन्ह होता है, यहाँ से इस टाइप से करके ये। ठीक है, ये धारा नियंत्रक का चिन्ह होता है। तो हम यहाँ पे देखो वही चिन्ह बना रहे हैं धारा नियंत्रक का। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे ये आपका क्या चीज होता है, धारा नियंत्रक। ठीक है, ये क्या चीज होता है, धारा नियंत्रक होता है। ठीक है, ये क्या चीज होता है, धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक का ये कार्य होता है, ये क्या चीज है, धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक का कार्य ये होता है, ये क्या करता है, ये करता है कि धारा के मान को नियंत्रित करता है, धारा को कम ज्यादा कर सकते हो इससे। ठीक है, ये बैटरी लगी हुई है, ये क्या लगी हुई है, कुंजी। ठीक है, जब आप क्या करते हो, इस बैटरी से धारा प्रवाहित करते हो और इस कुंजी को यहाँ पे जोड़ देते हो तो इस पूरे परिपथ में यहाँ पे क्या होती है, धारा इस टाइप से प्रवाहित होने लगती है। इस पूरे परिपथ में यहाँ पे धारा प्रवाहित होने लगती है। अब यहाँ पे जो बैटरी के द्वारा धारा प्रवाहित की जा रही है उस धारा को मुख्य धारा बोलते हैं। ठीक है, उस धारा को क्या बोलते हैं, मुख्य धारा बोलते हैं। तो देखो
अब यहाँ पे हमने क्या किया, बैटरी को ऑन किया, बैटरी से धारा प्रवाहित की, इस कुंजी को दबाया तो यहाँ पे पूरे में धारा प्रवाहित होने लगी। आप देखो धारा प्रवाहित हो रही है, अभी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ पे धारा नियंत्रक के माध्यम से क्या करो, धारा को कम या ज्यादा करो। अगर आप धारा को कम या ज्यादा करते हो तो क्या होता है जानते हो, ये जो कुंडली है इस कुंडली की चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होता है। चुंबकीय बल रेखा है या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, अगर इसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E और प्रेरित धारा I उत्पन्न होती है, ध्यान समझना। अगर मान लो एक ही कुंडली हो और उसमें अगर धारा नियंत्रक के माध्यम से आप क्या करो, धारा को ज्यादा या कम करो, तो उसमें अगर उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होते हैं तो इस घटना को स्वप्रेरण की घटना कहते हैं। स्वप्रेरण में एक ही कुंडली होती है, उसमें जब आप जैसे यहाँ से धारा प्रवाहित करते हो और धारा नियंत्रक से धारा को कम या ज्यादा करते हो तो इसी कुंडली में क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में जब परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होते हैं और इस घटना को हम लोग स्वप्रेरण की घटना बोलते हैं। लेकिन अन्योन प्रेरण में क्या होता है, अन्योन प्रेरण में आप इसमें परिवर्तन करोगे, मतलब यहाँ पे धारा नियंत्रक के माध्यम से आप धारा में परिवर्तन करोगे, लेकिन इस कुंडली पे नहीं उत्पन्न होगी ये दोनों चीज, इसके बगल में कुंडली होती है उसमें ये दोनों चीज उत्पन्न होगी। ठीक है, स्वप्रेरण में इसी कुंडली में उत्पन्न होती है। स्वप्रेरण का मतलब होता है सेल्फ इंडक्शन, उसी कुंडली में उत्पन्न हो। लेकिन अन्योन प्रेरण का मतलब होता है म्यूचुअल इंडक्शन, मतलब इस कुंडली के अलावा दूसरी कुंडली में उत्पन्न होगा। ठीक है, कैसे होगा वो आपको समझाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसके बगल में हम लोग क्या करेंगे, एक कुंडली को और लेंगे। स्वप्रेरण समझे ना, स्वप्रेरण में इसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होते हैं। हमने बहुत अच्छे से इसके पहले वीडियो पे आपको समझाया था। ठीक है, और अन्योन प्रेरण के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक दूसरी कुंडली ले लेते हैं। ठीक है, इस टाइप से हम एक दूसरी कुंडली को ले लेते हैं, ये हमारे पास एक दूसरी कुंडली है। ठीक है, इस टाइप से अब इस कुंडली में हम कुछ नहीं लगाएंगे, केवल एक धारा मापी लगा देंगे। धारा मापी का कार्य होता है धारा को मापता है कि इसमें धारा है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे हम धारा मापी को लगा देंगे। ठीक है, अब हमने कहा जब आप इसमें देखो, ये दूसरी कुंडली है, इसे सेकेंडरी कॉइल S बोल देते हैं। सेकेंडरी का मतलब द्वितीय कुंडली। ठीक है, ये प्राथमिक कुंडली P, ये द्वितीय कुंडली S। ठीक है, आप देखो हमने दो कुंडलियां बना रखी हैं। ठीक है, जब आप क्या करते हो, आपको बता दिया सारी चीजें, बैटरी, कुंजी, धारा नियंत्रक। जब धारा नियंत्रक से धारा के मान को कम या ज्यादा करते हो तो क्या होता है, यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा। यहाँ पे क्या होगा, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में इस टाइप से क्या होगा, परिवर्तन होगा। जो चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ से गुजर रही है उनकी संख्या में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो जब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में जो परिवर्तन होता है इसे ही बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन बोले या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बोले, बात एक ही। तो जब यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा जो होती है यहाँ पे उत्पन्न होती है। प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा जो होती है वो यहाँ पे द्वितीय कुंडली में उत्पन्न होती है। और जो प्रेरित धारा की दिशा होती है, जैसे यहाँ पे इस धारा को बोला जाएगा मुख्य धारा। ये कौन सी धारा है, ये धारा है मुख्य धारा। ये कौन सी धारा है, मुख्य धारा, मतलब मेन करंट है ये। अब यहाँ पे जो आपकी प्रेरित धारा होगी वो इसकी विपरीत होगी। अगर मुख्य धारा इस टाइप से प्रवाहित हो रही है तो प्रेरित धारा इसका जस्ट उल्टा इस टाइप से प्रवाहित होगी। ठीक है, इस टाइप से प्रेरित धारा प्रवाहित होगी। ये कौन सी धारा है, ये प्रेरित धारा है। ठीक है, ये कौन सी धारा है, प्रेरित धारा। तो यही अन्योन प्रेरण की घटना है कि जब आपने क्या किया, प्राथमिक कुंडली में, ठीक है, ये आपकी क्या दिखाई गई है, ये आपकी विद्युत बल रेखा है। ठीक है, ये क्या है, वो चुंबकीय बल रेखा है। चुंबक पढ़ रहा हो तो चुंबकीय बल रेखा है। ठीक है, ये क्या है, चुंबकीय बल रेखा है। यहाँ पे आपको हमने ये समझाया कि अगर आपके पास दो कुंडली है, मान लो एक कुंडली है, उसमें आपने क्या लगा रखा है, कुंडली को किसी परिपथ से जोड़ रखा है, उसमें बैटरी लगाया, कुंजी लगाया, धारा नियंत्रक लगाया। धारा नियंत्रक का कार्य क्या है, धारा को घटाना या बढ़ाना। जब बैटरी के माध्यम से धारा प्रवाहित की गई, फिर धारा नियंत्रक से मान लो हमने घटाया या बढ़ाया धारा को, तो क्या हुआ, इस कुंडली की चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हुआ। ये कुंडली एक चुंबक की तरह कार्य करने लगी और इसकी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हुआ। तो जब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हुआ तो प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के अनुसार ये दोनों चीज उत्पन्न होते हैं। तो ये कहाँ उत्पन्न होंगे, इस द्वितीय कुंडली में उत्पन्न हो जाते हैं। और यहाँ पे धारा मापी है, इस धारा मापी का क्या कार्य है, धारा मापी का कार्य यही, ये धारा को बताता है, धारा को मापता है कि धारा इसमें कितनी आई है। ठीक है, धारा मापी क्या करता है, धारा को मापता है। जैसे ही धारा मापी में हमने क्या देखा, जैसे हमने यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया, देखो यहाँ पे तो कोई बैटरी जुड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे धारा प्रवाहित हो रही है। कैसे प्रवाहित हो रही है, यहाँ पे इसके कारण इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें प्रेरित धारा प्रवाहित हो रही है। और जब प्रेरित धारा प्रवाहित होती है तो धारा मापी में विक्षेप भी देखने को मिलता है, मतलब जो धारा मापी की सुई सीधी होती है वो इस टाइप से हो जाती है। ठीक है, मतलब हमें धारा मापी से पता चलता है कि हाँ इसमें धारा प्रवाहित होने लगी है कि नहीं लगी। ठीक है, ये चीज।
तो यही घटना अन्योन प्रेरण की है, पढ़ सकते हो, एक बार पढ़ लो। यदि हम दो कुंडलियों को पास पास रखे, हमने दो कुंडलियों को पास पास रखा है, पास पास रख के उनमें से एक में बैटरी के द्वारा वैद्युत धारा प्रवाहित करें, देख सकते हो इस कुंडली में हमने क्या किया, इस बैटरी के द्वारा क्या किया, वैद्युत धारा प्रवाहित की, तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तो दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को, इस पूरी घटना को अन्योन प्रेरण की घटना बोलते हैं, ठीक है। और पहली कुंडली को प्राथमिक कुंडली और दूसरी कुंडली को द्वितीय कुंडली बोलते हैं। बस सिंपल सी यही है अन्योन प्रेरण की घटना, ठीक है। देखो कहा था रटोगे तो समझ में, देखो रटने वाले रटते हैं, लेकिन जिनको समझना है, अगर वो एक चीज समझ से चलते हैं, मान लो जैसे हमने पहला वीडियो जो बनाया था इस चैप्टर का विद्युत चुंबकीय प्रेरण, उसी में सारी चीजें क्लियर कर दी थी, कैसे चुंबक आपका जब कुंडली के समीप आता है किस टाइप से आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होती है। जो पहले वीडियो समझ से आ रहा है उसको सब पता है, ठीक है, बिना रटे उसको सब पता है, कुछ भी पूछ लिया जाएगा वो बता देगा। क्यों? क्योंकि उसने एक एक चीज समझा, रटा थोड़ी नहीं, उसने समझा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कैसे हुई, फैराडे का नियम कैसे हुआ, लेंज का नियम कैसे हुआ, स्वप्रेरण की घटना कैसे हुई। अब आप समझ रहे हो अन्योन प्रेरण की घटना, सब कुछ हमने बहुत आसान से सीखा है, इसलिए कह रहे हैं जो लोग नए हो सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तैयारी चल रही है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पे चेक करोगे ना, प्लेलिस्ट है केमिस्ट्री की, लिंक मिल जाएगी उसकी, उस पर क्लिक करना, पहले चैप्टर से सारे वीडियो है, वहीं पे आपको ये सारे वीडियो मिल जाएंगे, वहां से अच्छे से तैयारी कर सकते हो, एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग समझ चुके हैं अन्योन प्रेरण की घटना, आप लोग भी समझ चुके हो अन्योन प्रेरण क्या होता है, तो ये घटना समझ चुके। अब हम आपको ले चलेंगे अन्योन प्रेरण गुणांक की ओर, उसकी परिभाषाएं भी, दो परिभाषाएं बताएंगे, दोनों को बहुत अच्छे से आपको समझना है, किस टाइप से उन परिभाषाओं का उत्पन्न होता है, सब कुछ समझेंगे, ठीक है। तो एक बार आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लो, अन्योन प्रेरण हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। और नोट्स जरूर बनाना, कॉपी पे से नोट करना, ये नहीं कि पढ़ के छोड़ दिया, नहीं तो नहीं तैयार होगा। नोट्स बनाओगे पूरे चैप्टर की, अच्छे से नोट्स बनाया करो जिससे तैयार हो जाए, ठीक है। तो इसे नोट कर लो। आप बात करते हैं अन्योन प्रेरण गुणांक के बारे में, ठीक है, तो नोट करो, ठीक है। तो आप बात करते हैं अन्योन प्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरकत्व के बारे में, ठीक है। आप अन्योन प्रेरण गुणांक भी बोल सकते हो या अन्योन प्रेरकत्व भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो अन्योन प्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरकत्व अथवा अन्योन प्रेरकत्व क्या होता है, इसे बहुत आसान से आपको समझना है, पूरा आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे जैसे अभी तक समझाया, ठीक है। तो ये वैसा ही है जैसे हमने इसके पहले क्या पढ़ा था, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व, जैसे उसको पढ़ा था वैसा ही सेम इसमें होने वाला है। देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, एक बार पढ़ा देते आपको, समझाते हैं, ठीक है। हमने लिखा माना कि प्राथमिक कुंडली में I1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। क्या लिखा कि माना कि कुंडली में I1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है, मतलब जो इसके पहले हमने चित्र बनाए थे जिसमें दो कुंडलियां थी, एक क्या थी, प्राथमिक कुंडली थी और दूसरी क्या थी, द्वितीय कुंडली थी। तो हमने मान लिया कि जो पूरा चित्र इस टाइप से बना हुआ था, इस प्राथमिक कुंडली में कौन सी धारा प्रवाहित होती है, I1 धारा, जो अभी चित्र बनाया था, ठीक है, उसमें I1 धारा प्रवाहित होती है। इस धारा के कारण द्वितीय कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ∅2 है। यहीं से आपका क्या हुआ था, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन। तो हमने मान लिया जो द्वितीय कुंडली है, द्वितीय कुंडली के लिए हम चुंबकीय फ्लक्स क्या मान लिया, ∅2। पहले वाले के लिए 1 कर रहे हैं और दूसरी वाली कुंडली के लिए 2 लिया जा रहा है, ठीक है। पहली वाली कुंडली के लिए 1 लिया जा रहा है और दूसरी वाली के लिए 2, जैसे यहाँ पे I1 है वहां पे ∅1 होना चाहिए, लेकिन ∅2 लिया, क्यों, क्योंकि दूसरी कुंडली की बात है, ठीक है, ∅2 है। यदि द्वितीय कुंडली में तार के N2 फेरे हैं, यदि हम मान लेते हैं इस द्वितीय कुंडली में कितने फेरे हैं तार के, N2, इसमें N1 होंगे, ठीक है, इस टाइप से। यदि द्वितीय कुंडली में तार के N2 फेरे हैं तो कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या N2∅2 होगी, ठीक है। कुंडली में, इस द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या क्या होगी, N2∅2। ये चीज हमने आपको स्वप्रेरण में भी पढ़ाया था। हमने कहा था यदि आपका कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो और उसमें क्या था, चुंबकीय फ्लक्स माना गया था ∅b, ठीक है, उसमें क्या माना गया था, चुंबकीय फ्लक्स ∅b। तो अगर आपका फेरे की संख्या n और चुंबकीय फ्लक्स ∅b है तो n और ∅b का गुणनफल n × ∅b जो होता है, इसे ही चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या कहते हैं, वो चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या कहते हैं। n × ∅b का गुणा मतलब फेरों की संख्या गुणे चुंबकीय फ्लक्स का जो गुणनफल होता है, इसे क्या बोलते हैं, फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या। तो यहाँ पे यही चीज कहा गया, अगर फेरे की संख्या इसमें N2 है और चुंबकीय फ्लक्स ∅2 है तो N2 और ∅2 का गुणनफल क्या कहलाएगा, चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या। तो यहाँ पे ये आपकी क्या हुई, चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या N2∅2 होगी। और यहाँ पे एक चीज और समझाया था उसमें भी कि जो फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या n × ∅b होती है, ये धारा के समानुपाती होती है, n × ∅b जो होती है धारा I के समानुपाती होती है। तब यहाँ से सूत्र निकला था n∅b बराबर Li, और L बराबर सूत्र आया था n∅b/I, जहां L क्या चीज था, स्वप्रेरण गुणांक था। वैसे ही सेम इसमें अन्योन प्रेरण में भी आएगा। यहाँ से लिखा गया यह संख्या N2∅2 प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा I1 के अनुक्रमानुपाती होती है। यह जो होती है, देखो धारा यहाँ पे I1 में बह रही है क्योंकि
इसमें तो प्रेरित धारा आई थी ना द्वितीय कुंडली में, धारा मुख्य धारा I1 में थी, जब उसमें फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तब यहाँ पे आपका क्या हुआ, प्रेरित धारा उत्पन्न हुई थी। तो हमने यहाँ पे धारा को I1 माना और यहाँ पे फेरों की संख्या जो द्वितीय कुंडली फेरों की संख्या N2 है, फ्लक्स रेखाओं की संख्या Φ2 है, और आपका क्या हो गया यहाँ से N2 और Φ2 का गुणनफल चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या कहलाया। तो यहाँ पे जो चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या द्वितीय कुंडली में है ना N2 Φ2, ये प्राथमिक कुंडली की धारा के समानुपाती होती है, मतलब N2 Φ2 समानुपाती होता है I1 के। ठीक है, जो यहाँ पे N2 और Φ2 का गुणनफल है इसे बोला जाता है फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या, ये किसके समानुपाती होगी, I1 के। तो N2 Φ2 समानुपाती I1, यहाँ से जब आपका क्या होगा, ये समानुपाती या अनुक्रमानुपाती भी बोल सकते हो, या समानुपाती का चिन्ह है, ये समानुपाती अनुक्रमानुपाती का चिन्ह होता है। जब ये चिन्ह हटता है तो बराबर का चिन्ह लगता है और एक नियतांक आता है। यहाँ पे नियतांक क्या आएगा, m I1, वहां पे नियतांक स्वप्रेरण में L नियतांक आया था, जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा तो L लगा था साथ में, वो था अन्योन्य प्रेरण गुणांक, वो ये था स्वप्रेरण गुणांक, और ये m जो है ये क्या है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया, N2 Φ2 बराबर m इंटू I1, चाहे तो लिख सकते हो, जहां m क्या चीज है, जहां m को बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व, ये एक प्रकार का नियतांक है जिसे अन्योन्य प्रेरण गुणांक बोलते हैं। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व बोलते हैं। जैसे उसमें आता वैसे ही सेम इसमें भी आएगा। अगर m का मान निकालना है तो ये I1 इसकी गुणे पे इसको इधर भेज दो तो भाग में आ जाएगा। तो m बराबर N2 Φ2 बटे में I1, N2 Φ2 बटे में I1, ये होता है आपका अन्योन्य प्रेरण गुणांक का सूत्र, m बराबर N2 Φ2 बटा I1। उसमें केवल एक ही कुंडली थी तो 1 और 2 की बात ही नहीं थी, N1 N2 की बात ही नहीं थी, उसमें केवल एक ही थी तो N Φ भी बटा ही आया था। इसमें भी वैसा आया, N2 Φ2 बटा I, 2 ये दर्शाता है द्वितीय कुंडली को, और जहां 1 लगाओ आप समझ जाना प्राथमिक कुंडली। ठीक है, तो पहला सूत्र जो आता है m बराबर N2 Φ2 बटा I1 आता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आता है, इसको इधर वाला इरेज कर दे क्योंकि ये केवल आपको समझाने के लिए था। अब यहीं से आपकी परिभाषा बनती है इस अन्योन्य प्रेरण गुणांक की। परिभाषा कैसे बनती है वो समझना। ठीक है, यहां से हम लिखते हैं यदि मान लो आपका लिखे, यदि I1 बराबर क्या हो जाए 1, यदि I1 धारा जो हो जाए 1 हो जाए, 1 को बोल सकते हो एकांक, 1 को क्या बोल सकते हो, एकांक। यदि मतलब धारा जो प्राथमिक कुंडली की धारा I1 क्या है, प्राथमिक कुंडली में मुख्य धारा थी, तो I1 अगर 1 हो जाए, 1 को बोल सकते हैं एकांक। तो यहां से क्या आ जाएगा, m बराबर क्या आ जाएगा, N2 Φ2। ध्यान से देखना, देखो m बराबर N2 Φ2 बटा I1 है, I1 की जगह 1 हो गया तो अब m किसके केवल बराबर हो गया, N2 Φ2 के। मतलब जब हम धारा का मान 1 कर देते हैं तो हमें m जो होता है वो N2 Φ2 के बराबर मिलता है। मतलब जब धारा को एकांक किया जाता है, जब प्राथमिक कुंडली में धारा को एकांक किया जाता है तो जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक होता है m, वो चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं, द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं N2 Φ2 के बराबर होता है। यही परिभाषा अन्योन्य प्रेरण गुणांक की। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक बार लिखते हैं फिर आपको और अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, देखो हमने वही बात यहाँ पे लिखी है, पढ़ लो एक बार। हमने लिखा दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या है, m। दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक जो m है वो क्या है, द्वितीय, 2 का मतलब N2 Φ2 मतलब द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या, और फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स है। ठीक है, Φ2। तो यहाँ पे जो m है अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसके बराबर हुआ, N2 Φ2 के, मतलब द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर हुआ। तो बोला गया दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक जो m होता है वो द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है। कब बराबर होता है, जब पहली कुंडली में I1 1 होती है। ठीक है, मतलब एकांक होती है। तो वही चीज लिख दिया, जबकि प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। ठीक है, तो वही बात लिखी गई। देखो यहाँ से सिद्ध होके क्या आया, पहले सूत्र आया था m बराबर N2 Φ2 बटा I1। m है अन्योन्य प्रेरण गुणांक, N2 Φ2 क्या है, N2 द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, Φ2 द्वितीय कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स, और N2 और Φ2 का गुणनफल क्या कहलाया, द्वितीय कुंडली के फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या। I1 क्या है, धारा। तो यदि I1 1 हो जाए या एकांक हो जाए तो m को N2 Φ2 लिखेंगे। तो परिभाषा बनेगी दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है। मतलब m बराबर होता है N2 Φ2 के, और कब, जब I1 का मान 1 हो। तो वही चीज लिख दिया गया, बराबर होता है जबकि प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। ठीक है, हमने कहा था एक चीज भी रटाएंगे नहीं, इसी फॉर्मूले से परिभाषा बनी हुई है, आप आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद दूसरी परिभाषा जो होती है विद्युत वाहक बल के पदों में होती है, तो अब हम वो चीज समझते हैं। ठीक है, तो इसके आगे से देखो हम लिखते हैं यहाँ पर से। ठीक है, अब विद्युत वाहक बल के पदों में फॉर्मूला समझ लो किस टाइप से आता है विद्युत वाहक बल के पदों में। ठीक है, तो अब यहां से लिखते हैं, यदि प्राथमिक कुंडली में I1 धारा प्रवाहित करने पर में I1 धारा, हम लोग प्राथमिक कुंडली में I1 धारा प्रवाहित कर रहे थे, तो यदि प्राथमिक कुंडली में I1 धारा
प्रवाहित करने पर द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 होता है। वाहक बल E2 होता है तब ठीक है। देखो हमने क्या लिखा है, हमने कहा था प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है और दूसरी कुंडली जो द्वितीय कुंडली थी उसमें क्या उत्पन्न हुआ था, विद्युत वाहक बल और प्रेरित विद्युत धारा। यही चीज तो था चित्र में जो समझा था, तो वही चीज लिखा गया। यदि प्राथमिक कुंडली में I1 धारा हो, प्राथमिक के लिए 1 ले रहे हैं और द्वितीय के लिए 2 हम लगा रहे हैं सब जगह, ठीक है। जैसे Φ2 N2 था, I1 धारा थी वैसा ही। तो यदि प्राथमिक कुंडली में I1 धारा प्रवाहित करे तो द्वितीय कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है अगर वो E2 है तब क्या होता है, तब देखो जो फैराडे का प्रथम नियम था उसके अनुसार E का सूत्र जो होता है, विद्युत वाहक बल का जो सूत्र होता है माइनस का N डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी, ये सूत्र होता है, ठीक है। यही सूत्र तो होता है E बराबर माइनस एन डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पे द्वितीय देखो केवल धारा की बात है प्राथमिक कुंडली के लिए, और जितनी चीजें हैं वो द्वितीय कुंडली की मानी गई है। फेरों की संख्या भी द्वितीय कुंडली की है, चुंबकीय फ्लक्स भी द्वितीय कुंडली का Φ2 लिया गया है, विद्युत वाहक बल भी द्वितीय कुंडली का है E2। तो इसलिए हम इनको परिवर्तित कर लेंगे। E बराबर क्या हो जाएगा, E किसका होगा, द्वितीय कुंडली का, तो E2 लिखा जाएगा। E2 बराबर माइनस का N किसके लिए हमने माना था, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या N2 थी, और यहाँ पे जो डेल्टा फाई बी होता है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, डेल्टा फाई बी हमने नहीं माना, यहाँ पे हमने चुंबकीय फ्लक्स क्या लिया, द्वितीय कुंडली का Φ2 लिया है, तो हम यहाँ पे डेल्टा Φ2 लिखेंगे और बटे में समय क्या हो जाएगा, ये डेल्टा टी। तो ये सूत्र आएगा E बराबर N2 डेल्टा Φ2 बटा डेल्टा टी। कैसे आया, इसी सूत्र, जैसे N डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी है, हमें द्वितीय कुंडली की बात करनी, केवल धारा कहाँ प्रवाहित की जा रही है, I1 प्राथमिक कुंडली की, और बाकी चीजें सब द्वितीय कुंडली की है, N2 भी, Φ2 भी, E2 भी, ठीक है। तो यहाँ से E2 बराबर माइनस का N2 क्यों लिखा गया, द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या, डेल्टा Φ2 द्वितीय कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स, डेल्टा टी क्या है, समय में परिवर्तन, ठीक है। तो ये चीज यहाँ से फॉर्मूला लगाया जाएगा N2 डेल्टा Φ2 अपॉन डेल्टा टी। अब यहाँ से हम N2 डेल्टा Φ2 का क्या, N2 और Φ2 का हमें मान यहाँ से निकाल सकते हैं। लिखते हैं इसे समीकरण नंबर 1 मान लेना, ठीक है। ये जो आपका था N2 Φ2 बटा I1, इसे समीकरण 1 मान लेना। लिखना यहाँ से समीकरण 1 में क्या है, N2 Φ2 का आप यहाँ से मान निकाल सकते हो। देखो N2 Φ2 का मान कैसे निकाल सकते हो, देखो M बराबर क्या है, M बराबर है N2 Φ2 बटा I1, यही मान तो है। तो अगर यहाँ से N2 Φ2 निकालना हो, N2 Φ2, तो ये क्या हो जाएगा, I1 का इधर गुणा हो जाएगा तो M इंटू I1 हो जाएगा, ठीक है। N2 Φ2 बराबर क्या आ जाएगा, M इंटू I1, तो यही वैल्यू यहाँ से रख दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से लिखते हैं समीकरण 1 में क्या है, N2 Φ2 बराबर है M इंटू I1, तो ये वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डेल्टा भी लगा है तो ये भी याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, E2 बराबर माइनस का ये जो आपका N2 डेल्टा Φ2, यहाँ पे N2 Φ2 की वैल्यू M इंटू I1, डेल्टा को रोक लेना है, ठीक है। तो M I1 ये आ जाएगा और डेल्टा बाहर लग जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। ध्यान से देख लो क्या चीज हमने किया, समझ लो सब लोग, ठीक है। हमने क्या चीज किया समझ लो, हमने कहा यहाँ से हमने देखा N2 Φ2 अगर I1 के इधर गुणा हो जाता है M के साथ, तो N2 Φ2 बराबर क्या आया, I1 इंटू M, I1 इंटू M या M इंटू I1। तो यहाँ से हमने क्या किया, N2 और Φ2 की जगह M इंटू I1 लिख दिया, लेकिन ये डेल्टा इसमें तो है नहीं, तो डेल्टा एक्स्ट्रा है तो डेल्टा को रोक लो, ठीक है। अब इसे हल करते हैं, तो E2 बराबर माइनस का M बाहर कर लो, ये डेल्टा I1 के साथ लगा लो, डेल्टा I1 हो गया, बटे में क्या हो गया, डेल्टा टी। डेल्टा I1 को क्या बोलेंगे, I1 है धारा, तो डेल्टा लग गया तो मतलब परिवर्तन, धारा में परिवर्तन है डेल्टा I1। डेल्टा I1 क्या है, धारा में परिवर्तन, डेल्टा टी क्या है, समय में परिवर्तन। अगर यहाँ से M की वैल्यू निकाले, देखो ये तो विद्युत वाहक बल का सूत्र है, हमें तो अन्योन्य प्रेरक गुणांक M निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस M को यहीं पे रखेंगे, ठीक है, इस M को यहीं पे रखेंगे। अगर यहाँ से देखो तो डेल्टा I1 बटा डेल्टा टी क्या है, इसके M के गुणे में, तो ये इधर गुणे में, तो अगर E2 की तरफ भेज दे तो ये भाग में आ जाएगा, तो M बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस का चिन्ह भी E2 की तरफ लगा लेते हैं, तो माइनस E2, और ये जो डेल्टा I1 बटा डेल्टा टी गुणे में है इसकी तरफ भाग में आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, E2 अपॉन में डेल्टा I1 अपॉन में डेल्टा टी। ये वैल्यू आती है अन्योन्य प्रेरक गुणांक की। देख लो ध्यान से देख लो सब लोग,
यहाँ पे E2 बराबर माइनस एम डेल्टा I1 बटा डेल्टा टी था, m का मान निकालना तो माइनस का चिन्ह सबसे पहले इधर भेज दो तो माइनस E2 हो गया। अब जो डेल्टा I1 बटा डेल्टा टी m के साथ किसमें गुणे में, तो इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो डेल्टा I1 बटा डेल्टा टी इसके भाग में आ गया, तो m बराबर माइनस E2 अपॉन में डेल्टा I1 बटा डेल्टा टी। तो ये सूत्र आता है अन्योन प्रेरक गुणांक का विद्युत वाहक बल के पदों में। अब यहीं से फॉर्मूला बना सकते हो, ठीक है। यहाँ से अगर लिखें, यहाँ से क्या लिखें, यदि आपका क्या हो जाए डेल्टा I1 बटा डेल्टा टी, डेल्टा I1 बटा डेल्टा टी को हम 1 कर दें, 1 का मतलब एकांक कर दें, तो एकांक कर देंगे तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी माइनस का E2, ठीक है। ध्यान से देखो, अगर इस वैल्यू को 1 कर दें मतलब एकांक कर दें तो m का मान कितना आ जाएगा, माइनस का E2। m बराबर आया माइनस E2 के, मतलब m क्या अन्योन प्रेरक गुणांक, E2 क्या विद्युत वाहक बल। तो जो आपका अन्योन प्रेरक गुणांक है वो विद्युत वाहक बल के बराबर है, बराबर का चिन्ह लगा, माइनस का चिन्ह भी है, ठीक है। तो ये क्या है, विद्युत वाहक बल के बराबर है। तो बराबर कब हुआ, जब डेल्टा I1 बटा डेल्टा टी का मान 1 हुआ। तो देखो डेल्टा I1 क्या है, धारा में परिवर्तन, डेल्टा टी क्या दिखा रहा है, समय में परिवर्तन। तो इस पूरे डेल्टा I1 बटा डेल्टा टी को बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, इसे बोल सकते हो धारा परिवर्तन की दर। क्या बोल सकते हो, धारा परिवर्तन की दर। दर का मतलब समय के साथ परिवर्तन, इसे क्या बोल सकते हो, धारा परिवर्तन की दर, ठीक है। इसे डेल्टा I1 बटा डेल्टा टी को क्या बोल सकते हो, धारा परिवर्तन की दर। दर का मतलब समय के साथ परिवर्तित हो रही है कौन, धारा। तो जब डेल्टा I1 बटा डेल्टा टी को बोला गया धारा परिवर्तन की दर, तो परिभाषा यहाँ से ये बन सकती है कि दो कुंडलियों के बीच में जो अन्योन प्रेरक गुणांक होता है m, वो क्या होता है, विद्युत वाहक बल E2 के बराबर होता है। कब बराबर होता है, जबकि धारा परिवर्तन की दर डेल्टा I1 बटा डेल्टा टी का मान एकांक हो। परिभाषा यहीं से बन जाती है कि आपका दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरक गुणांक m जो होता है वो E2 विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। और कब बराबर होता है, जब डेल्टा I1 बटा डेल्टा टी अर्थात धारा परिवर्तन की दर जो है वो 1 हो जाती है, एकांक हो जाती है। इसी फॉर्मूले से देख लो, जब अन्योन प्रेरक गुणांक विद्युत वाहक बल के बराबर तो ये धारा परिवर्तन की दर क्या होगी, एकांक होगी। तो यही परिभाषा यहाँ से बना देनी। तो हम एक बार परिभाषा यहाँ से बना देते हैं, फिर अभी आपको अन्योन प्रेरक गुणांक का मात्रक, विमा, ये सब चीज भी बताना है, ठीक है। यहाँ से परिभाषा लिखते हैं पहले, ठीक है। तो देख सकते हो परिभाषा भी हमने वही चीज लिख दिया है, पढ़ लो यहाँ से। हमने लिखा दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरक गुणांक किसी एक कुंडली के उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के मान के बराबर होता है। देख सकते हो जो अन्योन प्रेरक गुणांक m है वो क्या है, एक कुंडली के विद्युत वाहक बल E2 के बराबर है। और यहाँ से कहा गया जो कि दूसरी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पे उत्पन्न होता है, ठीक है। ऐसे एक कुंडली या दूसरी कुंडली लिख हो, या ऐसे भी लिख सकते हो कि ये आपका E2 क्या द्वितीयक कुंडली का, तो द्वितीयक लिख लो यहाँ पे, द्वितीयक, ठीक है। हमने क्या लिखा है यहाँ से कि दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरक गुणांक द्वितीयक कुंडली के उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। E2 क्या द्वितीयक कुंडली का विद्युत वाहक बल, तो द्वितीयक कुंडली के उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के मान के बराबर होता है जो कि प्राथमिक कुंडली धारा, वो m किसका था, ठीक है, वो धारा परिवर्तन की दर किसकी है, प्राथमिक कुंडली की, प्राथमिक कुंडली, ठीक है। आप पढ़ो, आप सही है। दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरक गुणांक द्वितीयक कुंडली के उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के मान के बराबर होता है जो कि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होती है। मतलब जब यहाँ पे डेल्टा I1 क्या दिखा रही है, प्राथमिक कुंडली को, और जो 2 लगा है वो द्वितीय कुंडली को दिखा रहा है। तो यहाँ से वही चीज लिख दिया गया, दो कुंडलियों के बीच जो अन्योन प्रेरक गुणांक होता है वो क्या होता है, द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल E2 के मान के बराबर होता है। और कब, जब प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर जो डेल्टा I1 बटा डेल्टा टी है वो एकांक हो जाए। तो यही आपकी परिभाषा अन्योन प्रेरक गुणांक की। अगर पेपर में 1 या 2 नंबर पे केवल परिभाषा पूछी जाती है कि अन्योन प्रेरण और अन्योन प्रेरक गुणांक की परिभाषा बताओ, तो केवल परिभाषा लिख के फॉर्मूला ही लिखना, इतना बड़ा आपको नहीं करना, ठीक है। अगर केवल परिभाषा पूछी जाती है तो चाहे ये वाली परिभाषा अन्योन प्रेरक गुणांक की लिख दो, चाहे ये वाली परिभाषा लिख दो, जो परिभाषा लिखना वही वाला फॉर्मूला भी लिखना है, ठीक है। और आपको समझा पूरा दिया कि फॉर्मूला आता कैसे है, परिभाषा बनती कैसे है, ठीक है, सब कुछ सिखाया, जिससे आपको कोई चीज रटना ना पड़े। हमारी पूरी कोशिश ये थी, ठीक है। रटते तो 2 मिनट में केवल परिभाषा बताते, फॉर्मूला बताते, काम खत्म। लेकिन हमारा था कि हम आपको पूरा समझा दे, ठीक है। तो आशा करते हैं सभी स्टूडेंट समझे भी हो। तो अब थोड़ा मात्रक और विमा की बात कर ले इसके, जिससे पूरा टॉपिक ही क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखो इसे थोड़ा और इधर लिखे तो इधर साइड मात्रक और विमा बता दे, है ना। इधर यहाँ पे लिख देना समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 क्या था, N2 ∅2 बराबर MI1, N2 ∅2 बराबर MI1, ठीक है। ये चित्ता समीकरण 1। अब इधर साइड मात्रक बता देते हैं ना। मात्रक देख लो, इस अन्योन प्रेरक गुणांक जो m है इसका मात्रक क्या होगा, ठीक है। अन्योन प्रेरक गुणांक m का मात्रक इसी फॉर्मूले से निकलेगा, फॉर्मूले से, ठीक है। देखो E2 क्या है, विद्युत वाहक बल। E2 क्या है, देखो m बराबर है E2 बटा डेल्टा I1 बटा डेल्टा टी। E2 क्या है, विद्युत वाहक बल। तो E2 है विद्युत वाहक बल, तो विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। डेल्टा और वोल्ट के बट्टे में क्या है, डेल्टा I1, ठीक है। यहीं पे चलो लिखते हैं, ऊपर यहीं पे लिख लो।
ठीक है। E2 क्या विद्युत वाहक बल, तो इसका मात्रक क्या होता है वोल्ट होता है, बटे में डेल्टा I1 क्या धारा, तो धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर होता है, और एम्पियर धारा के भी बटे में समय है, तो समय का मात्रक क्या होता है सेकंड होता है। ध्यान से देखना तो पूरा समझ जाओगे, रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। E2 क्या है विद्युत वाहक बल, तो इसका मात्रक वोल्ट होता है, बटे में क्या धारा, धारा का मात्रक एम्पियर, और उसके भी बटे में समय, समय का मात्रक सेकंड। तो अगर इस सेकंड को हम ऊपर भेज दे तो ये सेकंड क्या हो जाएगा, इसके साथ गुणा हो जाएगा, इसके साथ गुणा हो जाएगा, इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है सेकंड। तो इसका एक मात्रक तो ये आएगा वोल्ट इंटू सेकंड बटा एम्पियर, इसका एक मात्रक क्या आएगा वोल्ट इंटू सेकंड बटा एम्पियर। दूसरा मात्रक यही से बना सकते हो या करके, दूसरा मात्रक कैसा आएगा देखो, वोल्ट को हम क्या लिख सकते हैं, वोल्ट को लिख सकते हैं जूल बटा कूलाम, वोल्ट को क्या लिख सकते हैं जूल बटा कूलाम, जूल बटा कूलाम लिख सकते हैं। V बराबर W बटा Q, फॉर्मूला याद है कि नहीं, V बराबर W बटा Q, विभव का मात्रक होता है W बटा Q, वैसे ही E का मात्रक भी क्या होता है W बटा Q। W है कार्य, कार्य का मात्रक जूल, Q है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम। अब यहाँ से Q का भी एक फॉर्मूला पता है, Q बराबर I इंटू T होता है। Q क्या है आवेश, आवेश है, और I क्या धारा, T क्या है समय। तो यहाँ से हम कूलाम की जगह एक चीज लिख सकते हैं क्या, एम्पियर सेकेंड। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कूलाम की जगह, डायरेक्ट हम यहाँ से कूलाम की जगह क्या लिख सकते हैं एम्पियर सेकेंड, ठीक है एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड लिख सकते हैं कि नहीं बताओ। तो यहां से हम क्या करेंगे, इस वोल्ट की जगह लिख देंगे जूल बटे में एम्पियर सेकेंड, यहाँ पे हम वोल्ट की जगह क्या लिख देंगे जूल बटे में, इसे आगे हल करना है, ठीक है बराबर लगा के हल कर लेते, चलो इतना रहने दो, बराबर लगा के हल कर लेते। वोल्ट की जगह लिख देंगे जूल बटे में एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड, और गुणे में एम्पियर पहले से है, और ये ऊपर वाला सेकेंड। ध्यान से देख लो क्या किया है हमने, ठीक है। देखो यहाँ पे वोल्ट था, वोल्ट किसका मात्रक है विद्युत वाहक बल का, विद्युत वाहक बल E बराबर सूत्र होता है W बटा Q, W कार्य Q आवेश, तो W कार्य का मात्रक जूल, आवेश Q का मात्रक कूलाम, ठीक है। कूलाम क्या होता है, किसका सूत्र है, कूलाम है आवेश का मात्रक, और आवेश Q बराबर सूत्र होता है I इंटू T, धारा गुणे समय, धारा का मात्रक एम्पियर, T का मात्रक सेकंड। तो हम कूलाम को एम्पियर गुणे सेकंड लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो जूल प्रति कूलाम आया था उसको हमने लिखा जूल बटे में एम्पियर इंटू सेकंड, और ये सेकंड और ये एम्पियर पहले से लिखा हुआ है। तो यहाँ से सेकंड काट दोगे तो यहाँ से मात्रक क्या मिल जाएगा जूल बटे में एम्पियर का एम्पियर से गुणा एम्पियर स्क्वायर, तो एक मात्रक ये आ जाएगा जूल बटा एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। तीन मात्रक आपको लिख लेने, पहला मात्रक ये है वोल्ट गुणे सेकंड बटा एम्पियर, दूसरा मात्रक जूल प्रति एम्पियर स्क्वायर, या तीसरा मात्रक होता है हेनरी, तीसरा क्या मात्रक होता है हेनरी, ठीक है, तीसरा क्या मात्रक होता है हेनरी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस टाइप से, चाहे इसको नहीं याद रखो वोल्ट गुणे सेकंड बटा एम्पियर को नहीं याद रखो, यही दो मेन मात्रक याद रखो, जूल प्रति एम्पियर स्क्वायर या हेनरी, ठीक है। इसको इरेज कर देते, ये केवल समझाने के लिए था। तो मात्रक तो इस टाइप से निकल आता है, ठीक है, मात्रक तो इस टाइप से निकल आता है। बीमा कैसे निकलते हैं, बीमा यहाँ पे लिख देते, देखो ठीक है, अच्छे से लिख लेना क्योंकि यहाँ पे भाई सब जगह कम है, तो अब ऐसे तो लिखना पड़ेगा, पहले इतने तक आना है, फिर मात्रक अलग अच्छे से कॉपी पे लिखना। बीमा भी हम थोड़ा साइड में कहीं पे समझा देते हैं, बीमा हम यहाँ पे समझा दे रहे हैं, इसके आगे का यहाँ पे लिखा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि अब जगह कम है बोर्ड में, तो बीमा को यहाँ पे लिखे दे रहा है, ठीक है। बीमा, बीमा देखो कैसे निकलेगी, बीमा इसी सूत्र से निकलेगी जो जूल बटा एम्पियर स्क्वायर है, इसी से। जूल की इसका मात्रक है कार्य का, कार्य की बीमा याद रखो, देखो बल की बीमा, कार्य की बीमा, मेन बीमा याद रखो। बल की कितनी होती है mlt-2, कार्य का मात्रक जूल है, कार्य की बीमा कितनी होती है ml2t-2, तो यहाँ से जूल की बीमा कितनी आ जाएगी ml2t-2। ये मेन बीमा आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। जो सबसे पहले देखो जूल किसका मात्रक, कार्य का, तो कार्य की बीमा ml2t-2, एम्पियर किसका मात्रक, धारा का, धारा की बीमा A होती है, यहाँ पे स्क्वायर लगा तो A का स्क्वायर हो जाएगा, A का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब इसे हल कर लोगे तो क्या आ जाएगी बीमा, ml2t-2 ऊपर है, ये A2 है, A की पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो A की पावर -2 हो जाएगा। अब इसे हल करोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा ml2t-2 A-2, तो ये बीमा आ जाएगी ml2t-2 A-2, मात्रक जूल प्रति एम्पियर स्क्वायर या हेनरी, ठीक है। देखो जिसको अगर बीमा निकालना नहीं आता तो उसके लिए हमने एक वीडियो बना दिया है, अगर कमजोर से कमजोर छात्र भी है तो बीमा निकालना आसानी सीख सकता है। चैनल पे जाओगे आपको वीडियो मिल जाएगा बीमा कैसे निकाले, या आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो बीमा कैसे निकाले, आगे चैनल का नाम लिख देना, स्टडी का अड्डा सर्च कर लेना, आपको वीडियो मिल जाएगा। बहुत आसान तरीके से ट्रिक से पूरा हमने सिखाया हुआ है बीमा कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो पूरा उससे जाके सीख सकते हो, ठीक है। तो आशा करते हैं आज के वीडियो सबको अच्छा लगा होगा।
होगा। देखो हमने पहले ही कहा था थोड़ा टाइम दोगे, बड़ा वीडियो भले बने, लेकिन अगर लास्ट तक रुकते हो तो पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं सबको अन्योन प्रेरण और अन्योन प्रेरण गुणांक के बारे में समझ में आए, क्या होता है ये परिभाषा सब कुछ। ठीक है, मात्रक विमा सब कुछ हमने अच्छे से समझाया। इसी टाइप से इससे पहले हमने स्वप्रेरण और स्वप्रेरण गुणांक के बारे में पढ़ा रखा है, उसको भी हमने इसी टाइप से अच्छे से समझाया है। तो आप इसके पहले की वीडियो भी जाके जरूर देखना, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहां पे जाके देख सकते हो। और केमिस्ट्री की लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे है, वहां पे आप केमिस्ट्री के पहले चैप्टर से किसी भी टॉपिक को पढ़ सकते हो, एक एक चीज हमने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो जुड़ जाओ चैनल से, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से यहाँ पे तैयारी चल रही है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना, जिससे वो लोग भी यहाँ चैनल पे और तैयारी कर सके। ठीक है, तो हम मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी ये काम करना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, और कमेंट करके जरूर सब लोग बताना कि वीडियो कैसा लगा, जिससे हमें पता चल सके कि हमारी मेहनत सफल हुई कि नहीं। ठीक है, तो कमेंट भी आपको करना है, नोट कर लो इसे।